नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 और इस वक्त पहली खबर, बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। 28 जनवरी को राजनांदगांव बस्तर का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बस्तर लोकसभा के क्लस्टर बैठक में उन्हें शामिल होना था, साथ ही राजनांदगांव में भी बैठक थी और आम सभा की तैयारी भी थी, लेकिन अब ये जो दौरा है वो रद्द हो गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो बस्तर लोकसभा के क्लस्टर बैठक में शामिल होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल आगे की जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल का जो दौरा है, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले थे, उसे रद्द कर दिया गया है। तो 28 जनवरी को राजनांदगांव बस्तर का दौरा स्थगित हो गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ के दौरे की बात कर रहे हैं, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था ये, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, उसको लेकर कई रणनीतियां बनाई जानी थी। क्लस्टर जो है उसकी भी बैठक होनी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह के तीरों से कांग्रेस घायल हो रही है। लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से कुनबे की कलह को खुले में लेकर आ गए हैं और उनके इन बयानों से कांग्रेस बैकफुट पर है, तो बीजेपी जमकर चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही। क्या है ये पूरी सियासी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हट के गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की। इसे नाराजगी नहीं कह सकते, ये तो खुली बगावत का संकेत है। आखिर क्यों लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के अंदर महाभारत लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्यों वो बार बार पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये चाचौड़ा में मिली करारी शिकस्त का असर है, या फिर पार्टी की दुर्गति देख एक खांटी कांग्रेस कार्यकर्ता का दुख बाहर आ रहा है? कारण जो भी हो, पर लक्ष्मण के तीर कांग्रेस को ही घायल कर रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चला है? और क्यों बीजेपी को वोट मिलते बंटाधार होते? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। कांग्रेस नेता से ज्यादा दिग्विजय सिंह के भाई के रूप में पहचान रखने वाले लक्ष्मण सिंह पार्टी की अंदरूनी कलह को पहली बार सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन इस बार लक्ष्मण का रुख कुछ ज्यादा तल्ख दिखा। लक्ष्मण के तीर सियासी वीरों को बयानबाजी का मौका तो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर बोलने से बचती दिखी, तो बीजेपी ने लक्ष्मण के सीमा लांघने पर जमकर चुटकी ली। ये लक्ष्मण सिंह जी का एक निजी बयान हो सकता है, क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते। हो सकता है वो कोई बात रही हो, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। और जहाँ तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। कितने समूह में कांग्रेस बनेगी? एक दिग्विजय सिंह जी की, एक कमलनाथ जी की, और एक अब लक्ष्मण सिंह जी की भी हो गई, अपने अरुण यादव जी की, पचौरी जी की है। तो कांग्रेस एक समूह हो गया है? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है। ये अंतर है, जमीन आसमान। कोई सलाह देंगे लक्ष्मण सिंह जी को, दिग्विजय सिंह के भाई? हमने
मैं तो सलाह सीखने की बात करता हूँ, सलाह लेते हैं। लक्ष्मण बार बार पार्टी की सीमा लांघ रहे हैं और हार के दर्द से दोहरी हो रही कांग्रेस रिएक्शन देने के साथ ही एक्शन लेने में भी धीमी नजर आ रही है। लक्ष्मण के तीरों से घायल हो रही कांग्रेस आखिर कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? अगर जल्द लक्ष्मण सिंह की बयानबाजी पर लगाम नहीं लगी तो लोकसभा के महासंग्राम में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर आंदोलन को सिलेबस में शामिल करने की तैयारी कर रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इतिहास से युवा पीढ़ी तक सिलेबस के जरिए पहुंचे, जिसके बाद सियासत में भी एक नया अध्याय शुरू हो गया है और यह अध्याय है अयोध्या का। जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या से नया अध्याय शुरू हुआ तो सियासत में भी हुआ नए चैप्टर का आगाज। राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास युवा पीढ़ी तक सिलेबस के जरिए पहुंचे, इस कोशिश में बीजेपी जुट गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी तरफ इशारा किया तो साथ ही पीएम मोदी का जिक्र करना भी नहीं भूले। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ। मतलब राणा रणविजय सिंह से लेकर कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहते सीएम मोहन यादव भी कॉलेज सिलेबस में रामायण गीता शामिल करने का जिक्र कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की युवा शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस पाठ्यक्रम में रामायण, गीता, हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। जाहिर है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी युवाओं को राम का पाठ पढ़ाना चाहती है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के साथ बना माहौल ताजा रहे। तो इधर कांग्रेस बीजेपी को ये याद दिला रही है कि मंदिर बनाने में पूर्व पीएम राजीव गांधी की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी महज राजनीतिक पाठ पढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, और यहाँ तो राज्य बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। तो जो यथार्थ है वो पढ़वाए ना कैलाश विजयवर्गीय जी। सरकार में है, आप कुछ भी कर लोगे क्या? इतिहास तोड़ मरोड़ कर क्यों बताना चाहते हैं आप? चैप्टर अयोध्या से युवाओं का कितना भला होगा, ये तो युवाओं के हाथ में है, पर सियासत का चैप्टर 2024 की चुनावी किताब में इंपॉर्टेंट जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट्स युवाओं को शामिल करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी युवा नेतृत्व में यंगिस्तान पर फोकस कर रही है। युवा वोटर्स को जोड़ने के पीछे आखिर क्या है वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये पंक्तियां राजनीतिक फलक पर भी सटक बैठती हैं। यही वजह है कि मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टियों की नजर यूथ पर ही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यूथ को साधने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स ही हार और जीत तय करने का मादा रखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 39 लाख मतदाता, 18 से 29 साल के मतदाता 18 लाख 86 हजार, 18 से 39 वर्ष तक के मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 83 लाख। कुल मिलाकर करीब 52% युवा वोटर्स, 22 लाख से ज्यादा पहली बार के वोटर्स। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं के दिल से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरेगा।
कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए युवाओं पर ही फोकस कर रही है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवाओं को कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी युवाओं को लेकर किए जा रहे हैं। युवाओं को जोड़ने तैयार किए जा रहे युवा चेहरे, युवा चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति। लोकसभा चुनाव में युवाओं को दिए जाएंगे टिकट। युवाओं और वरिष्ठों के बीच होगा समन्वय। गांव-गांव, शहरों में युवाओं से संवाद करेगी पार्टी। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। बीजेपी को पता है कि 23 की जीत में युवाओं का बड़ा हाथ है, लिहाजा 23 जीतने के बाद से ही पार्टी 24 के लिए भी युवाओं को साधने में ही जुट गई है। पहली बार वोट करने वाले युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी यूथ विंग चलाएगी घर घर अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पंजीकरण शिविर। युवा मतदाता भारत के भाग्य विधाता कार्यक्रम। बीजेपी का कहना है कि युवा भारत का विचार है। युवा वहां जाएगा जहां राम के दर्शन होंगे, जहां तिरंगे और संस्कृति का सम्मान होगा, जो देश और संस्कृति को जोड़ने का काम करेगा। युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो पीढ़ी परिवर्तन के पक्षधर है। चुनाव में पार्टी नए चेहरों को जिम्मेदारी देगी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने सिर्फ युवाओं को ठगने का ही काम किया है। युवा भारत का विचार है। आज़ादी के जंग से लेकर आज दिनांक तक का भारत का इतिहास बताता है। युवा को जो संस्कृति भाएगी, जो सभ्यता भाएगी, वो अपने देश धर्म से जो जोड़ने का प्रयत्न करेगा, युवा वहाँ जाता है। युवा वहाँ जाएगा जहाँ उसको राम के दर्शन होंगे, और युवा वहाँ जाएगा जो भारत के तिरंगे को दुनिया में सम्मान दिलाएगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वह बात जरूर नए चेहरों की कर रही है, युवाओं की कर रही है, मगर युवाओं को ठगने वाली पार्टी भी तो यही है। 23 में युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया, तो अब कांग्रेस युवा नेतृत्व के सहारे बीजेपी के युवा वोटर्स में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन देखना होगा कि युवा 2024 में बीजेपी के साथ रहेगा या फिर कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। भले ही अभी लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन ग्वालियर में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी मांग उठने लगी है, जिसके बाद सियासत भी खूब हो रही है। ग्वालियर सियासत का वो केंद्र जहां हमेशा महल का दखल रहा है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली ये सीट इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से ज्यादा ग्वालियर भा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ख्वाहिश है कि सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़े, और अगर वो ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो जीत ऐतिहासिक होगी। मैंने कहा कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को पार्टी जो जवाबदेही देगी उसका अनुसरण पालन वो करेंगे, और जब जवाबदेही मिलेगी तो ऐतिहासिक जीत होगी ही। ऊर्जा मंत्री का बयान आया तो कांग्रेस ने निशाना साधने में देर नहीं की। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि तोमर उस वक्त भी मंत्री थे जब सिंधिया को गुना में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस तो चुनौती देती है कि सिंधिया ग्वालियर से ही चुनाव लड़ें। ऐतिहासिक जीत के दावे को कांग्रेस मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता रही है। जिन ऊर्जा मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऊर्जा मंत्री तब भी हुआ करते थे उनके साथ जब गुना ने उनको, मुझे लगता है कि केपी सिंह जो उन्हीं के सानिध्य में रहकर नेतागिरी की, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घर बैठा दिया। तो हाँ ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं, लेकिन हमारी चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आके दिखाएं, फिर हम बताएंगे कि ग्वालियर और ग्वालियर की जनता उनको किस प्रकार के मुकाम पे पहुँचाएगी। 2019 और 2024 की जंग में काफी फर्क है। समीकरण और सियासत पूरी तरह बदल चुके हैं। ग्वालियर पर सबकी नजर तो रहती ही है, और ऐसे में अगर सिंधिया यहां से चुनाव लड़े तो ये सीट हाई प्रोफाइल हो जाएगी और यहां की जंग बेहद दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीतिक तैयारियां तेज हो रही है और इस बीच प्रदेश के सांसदों का पिछला कार्यकाल की अगर बात करें तो बहुत ही अलग रहा है। तो रणनीतिक चेंजेस क्या है और क्या कुछ गणित है राजनीतिक, आइए जानते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की आंच तेज होने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच वोट मांगने की तैयारी में जुटेंगे। ऐसे में 11 लोकसभा सांसदों के परफॉर्मेंस और प्रदेश की बेहतरी के लिए संसद में सवाल उठाए, उनका जिक्र भी हो रहा है। किस सांसद ने कितने सवाल उठाए? सांसद अरुण साव की मौजूदगी 88% रही। बिलासपुर सांसद ने सबसे ज्यादा 372 प्रश्न उठाए। सबसे कम सवाल जांजगीर चांपा सांसद के रहे। गुहाराम अजगल्ले ने सिर्फ 4 सवाल पूछे। दुर्ग सांसद की उपस्थिति 86% रही। विजय बघेल ने संसद में 277 प्रश्न उठाए। रायपुर सांसद ने संसद में 153 सवाल उठाए। सुनील सोनी की उपस्थिति 96% रही। राजनांदगांव सांसद की 79% उपस्थिति रही। कोरबा सांसद की 72% उपस्थिति रही। ज्योत्सना महंत ने 116 सवाल उठाए। महासमुंद सांसद ने 128 सवाल उठाए। चुन्नीलाल साहू की उपस्थिति 88% रही। बीजेपी गोमती साय ने 108 सवाल उठाए। बस्तर सांसद ने 293 सवाल संसद में उठाए। दीपक बैच की उपस्थिति 96% रही। 11 सांसदों में सबसे ज्यादा कांकेर सांसद की उपस्थिति रही। मोहन मंडावी ने संसद में 101 सवाल उठाए। सांसदों के प्रश्न उठाने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हम जनता की आवाज उठाते रहे। बीजेपी सांसदों ने न प्रदेश की जनता की बात की और न ही उनके हक की बात की। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद कभी भी लोकसभा में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की बात, न ही छत्तीसगढ़ के हक की बात उन्होंने कभी नहीं की। सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए पूर्णतः साजिश के रूप में उन्होंने काम करते रहे। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरह से जिताया, उनके वो धर्म को उन्होंने बखूबी कभी भी नहीं निभाया। माननीय दीपक बैच जी, आपके वो 3 राज्यसभा सांसद कहाँ हैं जिन्हें जनता ढूंढ रही है? अरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उन्हें नोटिस भेजिए कि 2 दिन के अंदर अगर छत्तीसगढ़ नहीं आए तो आपको राज्यसभा से निष्कासित किया जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस के पास कोटा था तो किसी को भी बना दो छत्तीसगढ़ से, वो ध्यान नहीं दे रहे? तो आप अपने सांसदों की चिंता करो जो बेहद जरूरी है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से मैदान में जुटी है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सांसदों की परफॉर्मेंस का असर चुनावी नतीजों में कितना देखने को मिलता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ अलग ही तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 10,000 मोदी मित्र बनाने वाला है। जी हां, जो प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। तो क्या है बीजेपी का मोदी मित्र प्लान, इस रिपोर्ट से समझते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 11 गढ़ जीतने के लिए बीजेपी का हर धड़ा लामबंद है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी प्रदेश के हर वर्ग को साधने की है। तो वहीं बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 11 सीटों पर अल्पसंख्यकों के बीच स्नेह संवाद करने में जुटा है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए 10,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि उनका विकास कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और कांग्रेस हमेशा सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही मुसलमानों को उपयोग किया है और अल्पसंख्यक समाज को उपयोग किया है। अल्पसंख्यक समाज यह धीरे धीरे जान गया है, अगर उनको विकास चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे।
बीजेपी जहां कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और अल्पसंख्यक वर्ग को ठगने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के पूरे आयोजन को अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने वाला बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि शकील अहमद मोदी के अंधभक्त हैं। अगर ऐसा लगता है कि मोदी जी अल्पसंख्यकों का हित कर सकते हैं, तो अल्पसंख्यकों को लगातार शिक्षा में वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मिलने वाला जो बजट है उसमें कटौती कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं पे कटौती कर रहे हैं। पर लेकिन लगता है शकील जी भी उसी ट्रेड पे चल रहे हैं जिस ट्रेड पे बाकी देश के दूसरे अंधभक्त चल रहे हैं। मैं तो शकील जी को अंधभक्त ही मानूंगा, जो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आए। हर वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी अगर अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कितनी सफल होगी और कांग्रेस इसकी काट कैसे निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और 24 का चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।